हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? एकदम मस्त। स्वागत करते हैं हम अपने चैनल पीसीएम क्लासेस में। आज से हम लोग जो 12th का सिलेबस है वो पूरा का पूरा पीसीएम माने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का संपूर्ण सिलेबस कवर करने जा रहे हैं। और आप लोग जो जो इस वीडियो को देख रहा है वो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे, ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को इसका फायदा मिल सके और यूपी बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला सके। आज की क्लास 12th की फिजिक्स की होने वाली है, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला यूनिट और पहला टॉपिक। देखिए, पहला यूनिट है स्थिर वैद्युतिकी और उसके अंतर्गत पहला टॉपिक आ रहा है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। आज से ये जो फिजिक्स की क्लास है कंटिन्यू करेंगे। प्रत्येक दिन एक एक क्लास होगी और आपका पूरा फिजिक्स का सिलेबस समाप्त करेंगे 12th का। चलिए, वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा वैद्युत आवेश, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को समझना है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? देखिए, अमूमन हम लोग ये जानते हैं, जैसे आप लोगों ने सर्दियों में देखा होगा जब स्वेटर उतारते हैं तो उसमें आवाज आती है, कुछ चट चट की आवाज आती है, कभी कभार अंधेरा होता है तो कभी चिंगारी भी उत्पन्न होती है। ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब हैं वैद्युत आवेश की। इसका मतलब है कोनो चीज को आवेशित करना है। तो आवेश क्या है? वैद्युत आवेश। हम लोग को वैद्युत आवेश को समझना है। तो वैद्युत आवेश क्या है? ये एक प्रकार का ऐसा द्रव्य होता है जिसके अंदर या जिसके पास कौन कौन से दो गुण पाए जाते हैं, एक वैद्युत गुण और एक चुंबकीय गुण। यानी वैद्युत आवेश एक ऐसा द्रव्य होता है जिसमें वैद्युत एवं चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं। यानी वैद्युत आवेश क्या है? यह एक ऐसा द्रव्य है जिसमें वैद्युत एवं चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं। अब वैद्युत आवेश के प्रकार की बात करें तो वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। कैसे पता पड़ा कि दो प्रकार का होता है? इसमें हम लोग को जो साइंटिस्ट वगैरह हैं उसने कुछ एक्सपेरिमेंट करे थे। तो एक्सपेरिमेंट कौन कौन से थे? कि पहला एक्सपेरिमेंट ये था कि कांच की छड़ को उन्होंने रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं और एक आबनूस होता है। आबनूस मतलब एक कोई पेड़ होता है, उसका नाम होता है आबनूस का। आबनूस की अगर हम छड़ लें सॉरी, आबनूस की छड़ और बिल्ली की खाल को रगड़ते हैं। तो एक प्रकार यहां पर कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से, और दूसरा आबनूस की छड़, आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं। खाल से रगड़ते हैं। तो देखा गया, हमने अगर दो कांच की छड़ों को रेशम के टुकड़े से रगड़कर हम क्या कर रहे हैं? नजदीक ला रहे हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इसी प्रकार आबनूस की दो छड़ों को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। और
एक कांच की छड़ और एक आबनूस की छड़ दोनों अगर हम एक साथ ले जाते हैं तो ये एक दूसरे को क्या करने लगते हैं, आकर्षित करने लगते हैं। इस प्रकार से दोनों वस्तुएं चार्ज हो गई और दोनों वस्तुओं के पास कौन से गुण हो रहे हैं, दो गुण उत्पन्न हो रहे हैं, एक आकर्षण और एक प्रतिकर्षण। इस प्रकार से साइंटिस्टों ने ये अंदाज लगाया कि वैद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। और दो प्रकार में अगर समान प्रकार के आवेश हैं ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकार के आवेश हैं ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस प्रकार से कांच की छड़ पर जो आवेश है उसको धनावेश दिया और आबनूस की छड़ पर जो आवेश है वो ऋणावेश दिया। तो इस प्रकार से आवेश, वैद्युत आवेश कितने प्रकार के हो गए, वैद्युत आवेश दो प्रकार के हो गए। कौन कौन से, एक धनावेश और एक ऋणावेश। अब इन आवेशों के कुछ ना कुछ गुण होते हैं, इन आवेश को कुछ ना कुछ क्या होते हैं, गुण होते हैं। अब गुण में पहला यही गुण है कि अगर हम दो समान प्रकार के आवेश एक दूसरे के निकट रखते हैं तो एक दूसरे से ये प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन विपरीत प्रकार के आवेश ये क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चलिए इसके बाद आगे हमको ये पढ़ना है कि वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम ये क्या है। वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम क्या है, देखिए आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम। तो आवेश संरक्षण का नियम क्या है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसको क्या किया जा सकता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इसका क्या किया जा सकता है, स्थानांतरण किया जा सकता है। मतलब कुल आवेश हमेशा नियत रहता है। संरक्षण का मतलब होता है कि ना तो लाभ हो रहा है और ना ही हानि हो रही है। इस प्रकार हम बता सकते हैं कि आवेश संरक्षण का नियम क्या है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसको क्या किया जा सकता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरण किया जा सकता है। ये तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत हो गया। अब इसके बाद समझेंगे कि आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। देखिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं, केवल मौके के ही समझ लेते हैं। आपको जब नोट बनाओगे तो उसमें मेंशन ये कर देना, ठीक है। ये चूंकि कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत बताइए, तो आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कोई भी पदार्थ होता है, माना ये है कोई पदार्थ है तो ये बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इन कणों को कहा गया है परमाणु कहा गया है। यानी प्रत्येक आवेश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और इन आवेशों को कहा गया है क्या, परमाणु कहा गया। इन जो कण हैं, छोटे छोटे कण हैं, इनको क्या कहा गया है, परमाणु कहा गया है। और परमाणु की संरचना में हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री में। तो परमाणु की संरचना किस प्रकार से होती है, इसके परमाणु के केंद्र पर एक धनावेशित नाभिक होता है और नाभिक के अंदर क्या उपस्थित रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। प्रोटॉन चूंकि धनावेशित होते हैं, न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं, इस प्रकार से नाभिक होता है धनावेशित। और इसके चारों ओर कुछ अपनी अपनी कक्षाओं में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। और इस प्रकार से जो इसमें प्रोटॉन, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसमें चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। यानी प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों बराबर होंगी। इस प्रकार से जो परमाणु होगा वो पूर्ण उदासीन होता है। इसका मतलब कोई भी चार्ज नहीं रहता है, जितना माइनस रहेगा उतना प्लस रहेगा, एक दूसरे को कट कर देंगे। इसका मतलब परमाणु पूर्णतः उदासीन रहता है। अब बात आई इसको कैसे उत्पन्न किया जा रहा है आवेश। अब हम क्या करें, इन दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से क्या होगा कि जो किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या करते हैं, नाभिक से कम दृढ़ता से बंधे रहते हैं, कम नाभिकीय बल से बंधे रहते हैं। ये क्या करते हैं, आसानी से किसी दूसरी वस्तु में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो आपस में रगड़ने से क्या होगा कि किसी एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी वस्तु में चले जाएंगे।
जब एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु में चले जाएंगे तो यहां पर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। यानी अगर दो वस्तुएं हैं आपस में, अभी तो कोई भी चार्ज नहीं है, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। अब जब वस्तु को हम लोग एक वस्तु से दूसरी वस्तु में रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु में चले जाते हैं, तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन गए हैं वो वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो वस्तु कैसी हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन और अधिक आ गए तो वस्तु कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। अब मान लेते हैं ये स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल n है, तब जो किसी वस्तु पर उत्पन्न आवेश है वो आवेश आएगा, आवेश Q बराबर प्लस माइनस NE। क्योंकि आवेश दो प्रकार का होता है, एक प्लस और दूसरा माइनस, तो इसलिए हम लोग क्या लिख दे रहे हैं इसको, प्लस माइनस Ne। और इसमें N क्या है, ये N है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये E है। ये E क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा, इसे हम मूल आवेश या इकाई आवेश कहते हैं। अच्छा, इकाई आवेश की बात कर ले तो इकाई आवेश क्या होता है? इकाई आवेश क्या है कि किसी भी वस्तु पर एक आवेश की एक न्यूनतम मात्रा होती है, मतलब इससे कम मात्रा होती ही नहीं है। किसी भी वस्तु पर आवेश की एक न्यूनतम मात्रा होती है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको कोई भी तोड़ नहीं सकता है। यानी वह न्यूनतम मात्रा होती है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है। तो वह न्यूनतम मात्रा आवेश की, वह न्यूनतम मात्रा क्या कहलाती है, इकाई आवेश या मूल आवेश कहलाती है। इस स्मॉल ई का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। स्मॉल ई बराबर क्या होता है, 1.6 गुना में 10 की पावर -19 कूलाम। आवेश का ये मात्रक होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश को किस में मापते हैं, तो आवेश को मापने का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। और स्मॉल ई हो गया आपका इकाई आवेश। इकाई आवेश ई बराबर 1.6 गुणा में 10 की पावर -19 कूलाम होता है। ये अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो तो यहाँ पर माइनस लगा देना है, और अगर प्रोटॉन का चार्ज हो तो यहाँ पर प्लस लगा देना है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो इसका परिमाण सेम होता है, लेकिन इसका चिन्ह क्या होता है, अलग अलग। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है। इस प्रकार से Q बराबर प्लस माइनस NE हो गया। अगर हम इस पे डिपेंड क्वेश्चन लगाते हैं तो क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, देखिएगा। ये क्वेश्चन बनेंगे, मान लेते हैं कि अगर किसी भी वस्तु पर, ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, किसी भी वस्तु पर 1000 सामान्य अवस्था से 1000 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता क्या प्रदर्शित करेगी, देख लेना है। किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, अधिकता क्या प्रदर्शित करती है कि वस्तु ऋणात्मक है, और इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी क्या प्रदर्शित करती है कि वस्तु धनात्मक है। इलेक्ट्रॉन की कमी अगर हो जाती है तो वस्तु धनावेशित हो जाती है, और अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है तो वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। तो हमने एक क्वेश्चन पूछा है कि किसी भी वस्तु पर सामान्य अवस्था से 1000 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। जब 1000 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं तो इसका मतलब है कि वस्तु कैसी होगी, ऋणात्मक होगी या धनात्मक होगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता क्या प्रदर्शित कर रही है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता ऋणात्मक प्रदर्शित कर रही है। तो इसका मतलब वस्तु पर ऋण आवेश है। तो ऋण आवेश है तो कितना होगा, Q बराबर, हमने बताया कितने अधिक इलेक्ट्रॉन है, 1000 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, तो N बराबर हम लोग क्या लिख देंगे, 1000 रख देंगे। तो Q बराबर NE फार्मूला होता है। कैसा अधिक है तो ये माइनस में आएगा, तो माइनस का 1000 और इंटू में E का मान है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ जो 1000 होता है इसका मतलब 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 तो माइनस का 19, तो हो जाएगा कितना, माइनस का 16। यानी Q बराबर -1.6 इंटू 10⁻⁻16 कूलाम। ये आपका आंसर रहेगा।
इस प्रकार से छोटे मोटे एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात आ गई होगी, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। आगे की क्लास कल देखेंगे और यहाँ पर हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं क्लास को।